चालू हो गया है ना। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा होगा ना, अब आ रहा है? चलो ठीक। क्योंकि कुछ लोग नहीं आ रहे थे और जो प्रक्रिया थी, जो अनुलेखन पढ़ाना था, अनुलेखन का मतलब समझते हैं आप लोग, तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया पहले आपको जाननी होगी। जो मूल सिद्धांत है, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? प्रतिकृति कहलाता है या प्रतिलिपिकरण कहलाता है। फिर डीएनए के सांचे पे, डीएनए के सांचे पर या डीएनए के टेम्पलेट पर एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, जिसे हिंदी में दूत आरएनए भी कहते हैं, उसके बनने के या निर्माण की जो क्रिया, उसे क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। और एमआरएनए के ऊपर, एमआरएनए के सांचे के ऊपर या टेम्पलेट के ऊपर प्रोटीन का निर्माण जो होता है उसे क्या बोलते हैं? अपन रूपांतरण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। और यह सिद्धांत दिया था किसने? किसने दिया था? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रिक। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल सिद्धांत। अब क्या होता है कि जो अनुलेखन की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है? तो जो अनुलेखन होता है, हम जानते हैं कि डीएनए क्या होता है? द्विरज्जुकीय होता है या डबल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन जो आरएनए होता है वो क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है या एक रज्जुकीय होता है। तो डीएनए की जो, डीएनए क्योंकि द्विरज्जुकीय होता है, तो डीएनए के दोनों जो कुंडलियां हैं, दोनों के दोनों है वो रूपांतरण में, या फिर ऐसे सॉरी, दोनों के दोनों जो कुंडलियां हैं वो अनुलेखन में कार्य नहीं करेंगे। केवल डीएनए का एक स्टैंड या डीएनए का एक ही स्टैंड क्या होगा? अनुलेखन में भाग लेगा। अब क्या होता है कि उससे समझना पड़ेगा अनुलेखन इकाई, अनुलेखन होता किससे किससे है। अनुलेखन की इकाई आप समझेंगे तो डीएनए का स्टैंड जिस पे होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो जो 3 प्राइम पे क्या फ्री होता है वो बताएगा? 3 प्राइम पे फ्री होता है OH की फॉस्फेट, 3 प्राइम पे OH फ्री होता है, और 5 प्राइम पे क्या फ्री होता है? फॉस्फेट, है ना। तो एक सीधा क्या होगा? 3 प्राइम से 5 प्राइम, और दूसरा क्या होगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम, है ना। तो जो सिरा 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ होगा उस पर आरएनए का निर्माण होगा, और आरएनए क्योंकि पूरक होगा तो आरएनए का निर्माण कैसे होगा? 5 प्राइम से लेकर के अपने 5 प्राइम से लेकर के कहां होगा? अपने 3 प्राइम तक होगा। तो वो डीएनए का स्टैंड या वो डीएनए की रज्जु या वो डीएनए का कुंडलन क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका टेम्पलेट रज्जु कहलाएगा। उस पर ही आरएनए का निर्माण होगा, है ना। अब ये इस पर होगा। अब भी समझिए अनुलेखन इकाई क्या क्या होती है। अनुलेखन इकाई क्या क्या होती है? अनुलेखन इकाई में हमारा क्या आता है? डीएनए का जो स्टैंड है तो 3 प्राइम से 5 प्राइम में देखेंगे तो हाँ बाहर 3 प्राइम पे क्या है आपको दिख रहा है? जहां से आरएनए का निर्माण शुरू होगा उसे क्या बोलते हैं? उन्यायक बोलते हैं। उसके बाद जहां पर आरएनए का निर्माण होगा वो डीएनए का वह भाग, उसे क्या बोलेंगे? संरचनात्मक जीन बोलेंगे। और जब आरएनए का निर्माण पूरा हो जाएगा तो एक समापक होगा जहां पर आरएनए का निर्माण पूरा होने के बाद आरएनए वहां से निकल जाएगा। अब डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया आपको दिख रही है, तो वो जिस पर आरएनए का निर्माण होगा उसे बोलेंगे टेम्पलेट रज्जु, और जो दूसरा का स्टैंड है डीएनए का उसे क्या बोलते हैं? कोडिंग रज्जु। ये कोडिंग रज्जु जो है ये कुछ भी कोड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसे कोडिंग रज्जु इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एमआरएनए पे जो कोड होते हैं, एमआरएनए के ऊपर जो कोड होते हैं वो लगभग कोडिंग रज्जु के समान होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोडिंग रज्जु कहते हैं, है ना। ध्यान समझो जी, है ना। अभी अपन लोगों ने मूल सिद्धांत समझ लिया। मूल सिद्धांत समझने के बाद अनुलेखन इकाई भी हमें समझ में आ गया। अनुलेखन इकाई ऐसा नहीं कुछ समझ में नहीं आया, है ना। अनुलेखन इकाई में क्या है? उन्यायक है, संरचनात्मक जीन है, और क्या है? समापक है। इन्हीं से क्या बन रहा है? अनुलेखन इकाई बन रहा है। अब अनुलेखन इकाई तो हमने समझ लिया है। अब समझना है कि अनुलेखन की प्रक्रिया होती कैसे है। तो हम लोग जानते हैं अनुलेखन की प्रक्रिया दो जीवों में होगी, एक होगी प्रोकैरियोटिक जीवों में और होगी एक यूकैरियोटिक जीवों में। अब जो प्रोकैरियोटिक जीव है और यूकैरियोटिक जीव है, इन दोनों में अनुलेखन की जो प्रक्रिया वो अलग अलग प्रकार से होती है। सर कैसे कैसे अनुलेखन प्रोकैरियोटिक में होता है और कैसा अनुलेखन यूकैरियोटिक में होता है, ये हमको समझना है आगे वाले टाइम में।
अब क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक होता है उनमें जो जीन होता है वो होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्या होता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। शब्द आया हमारे सामने, क्या? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन क्या होता है? देखो, जीन पहले समझ लेते हैं। एक बार हमने आपको जेनेटिक्स में इसको पढ़ाया था मैंने। जीन डीएनए का वह छोटा सा भाग जिसमें किसी कैरेक्टर के लिए क्या होती है? सूचनाएं होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम जीन बोलते हैं। अब क्या होगा कि अगर डीएनए का वो जीन, मतलब क्या होता, अगर जीन एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार मौजूद होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। उससे, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन में वो भाग, डीएनए का वह भाग जो क्या होता है? अनुलेखन और रूपांतरण में भाग लेता है, उसका नाम क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। और वह भाग जो कि आरएनए और प्रोटीन बनाने में निर्माण भाग नहीं लेता, उसे क्या बोलते हैं? इंट्रॉन। क्या बोलते हैं? इंट्रॉन, है ना। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें इंट्रॉन नाम की चीज नहीं होती है, जबकि जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें एक्सॉन के साथ साथ क्या होता है? इंट्रॉन भी होता है। इस वजह से क्या होता है कि जो यूकैरियोटिक जीव है, जैसे हमारे जैसे जीव है, इनमें जो जीन होता है वो खंडित होते हैं ना। जीन जो होता है वैसे लगातार नहीं होते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो डीएनए है वो एक, उसका जो जीन है वो एक समय पर केवल एक ही प्रकार के प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन उसके पास होता है, जबकि जो बैक्टीरिया है, जो प्रोकैरियोटिक जीव है, उनमें क्या होता है? जो एक ही जो डीएनए है उसका जो एक जीन है, उसमें क्या होता है? जीन क्योंकि कंटिन्यूअस होते हैं, लगातार होते हैं, तो एक साथ कई सारे क्या होता है? जीन डीएनए से आरएनए में आ जाते हैं और एक ही साथ कई प्रकार के प्रोटीन का निर्माण प्रोकैरियोटिक जीवों में हो जाता है। तो ये क्या, तो बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होता है, जिसमें केवल और केवल क्या होते हैं? एक्सॉन होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक जीवों में क्या होता है? स्प्लिट जीन होता है। जीन क्या होता है? खंडित में होते हैं। पहले एक्सॉन होगा, फिर इंट्रॉन होगा, फिर एक्सॉन होगा, फिर इंट्रॉन होगा, फिर एक्सॉन होगा, फिर इंट्रॉन होगा। समझते हैं इसको एक फिगर के माध्यम से। अगर प्रोकैरियोटिक में देखें हम तो क्या होगा? केवल के लिए मान लेते हैं ये क्या है? एक्सॉन है, तो केवल केवल क्या होगा? एक्सॉन होगा। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक में, हम बात करें इसमें यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या होता है जीवों में? पहले क्या होगा? बात करते हैं। ये हो गया एक्सॉन, फिर हो गया इंट्रॉन, फिर हो गया एक्सॉन, फिर हो गया इंट्रॉन, फिर क्या हो गया? एक्सॉन। इसका मतलब ये है कि एक्सॉन, इंट्रॉन, इसका मतलब यह है कि यूकैरियोटिक जीवों के अंदर क्या होगा कि जब भी सूचनाएं होंगी तो सूचना, कुछ ऐसी सूचना होगी जिनके पास प्रोटीन बना की सूचना होगी, फिर कुछ होगा जिसमें प्रोटीन बना की सूचना नहीं होगी। एक्सॉन इंट्रॉन साथ साथ होते हैं। इसीलिए जब बैक्टीरिया में अनुलेखन होता है तो एक ही बार में क्या होता? पूरी अनुलेखन की प्रक्रिया हो जाती है, उसमें कोई काटा छाटी नहीं करना पड़ता है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है कि जब आरएनए बनता है तो वो आरएनए एक्चुअल में आरएनए नहीं होता है, उसको पहले काटना पड़ता है, उसके बाद वो आरएनए बनता है ना। अब क्या होता है? हम समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का निर्माण कैसे होता है। तो शुरुआत कहां से होती है? क्या होता है? डीएनए की कुंडली को खोलने के लिए कौन आता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है। अभी जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये डीएनए के कुंडल को खोलता है, और खोलने के बाद क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? उन्यायक से जुड़ता है, और उन्यायक से जोड़ने के लिए जो कारक है, जो सिग्मा कारक या सिग्मा फैक्टर, उसकी मदद करता है। उसके बाद हम जानते हैं जब उन्यायक से सिग्मा फैक्टर के माध्यम से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो उन्यायक से जुड़ गया, उसके बाद क्या होगा? जो संरचनात्मक जीन है इसको कॉपी करते हुए आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? एमआरएनए का निर्माण कर देगा, और एमआरएनए का जब निर्माण हो जाएगा उसके बाद ये आरएनए है, ये कौन सा आरएनए है? एमआरएनए है। एमआरएनए का जब निर्माण हो जाएगा उसके बाद एक फैक्टर जिसका नाम क्या है? रो फैक्टर। वो रो फैक्टर क्या करेगा? समापक से जुड़ेगा, और क्या होगा कि जो पॉलीमराइजेशन है, जो बहुलीकरण की
प्रवस्था है वो क्या होगा, खत्म कर देगा, और समापक से जुड़कर रो फैक्टर क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को अलग कर देगा, और जो हमारा एमआरएनए है ये बन करके रेडी हो जाएगा। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक जीवों में है अनुलेखन की प्रक्रिया। आगे हम समझेंगे अनुलेखन की प्रक्रिया यूकैरियोटिक जीवों में।